और बहुत काफ़ी दांता का आपको प्रेम भी मिला, कुछ ही मतलब पास जाकर आप रह गए। तो इसके बारे में आप किसको मानना चाहते हो कि इसमें या तो अपनी कमी रही है फिर दांता के लोगों, कुछ इसके बारे में? देखिए, चुनावों में आप कमी तो क्या निकालेंगे, पर हाँ इतना जरूर है कि जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा बहुत जातिवाद भी हो जाता है। होली, दिवाली और 2 ईद, इन पे मैं दांता में ही रहता हूँ कि हर युवा ये सोचता है हमको गवर्नमेंट सर्विस मिले। गवर्नमेंट कितने लोगों को सर्विस देगी? आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आप अपना काम करिए। आज तो इतना हो रहा है स्टार्टअप में कि आपको पैसा भी मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख चौबदार आप सभी का सफल लोगों की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम हमारे चैनल पर ऐसे गेस्ट है, ऐसी शख्सियत जो अपनी पहचान की कोई मोहताज नहीं है। आज हम मिल रहे हैं दांता के ठाकुर साहब श्रीमान करण सिंह जी से, और आज ये हमारे चैनल पर आए हैं। तो इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सर, स्वागत आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। और इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए भी साधुवाद, धन्यवाद। तो आज हम इनसे जानेंगे सबसे पहले कि सर आप यहाँ दांता के ठाकुर रहे हो, कई वर्षों से, ये सदियों से चलता आ रहा है। तो सर अपने दांता का इतिहास जो है वो कैसा रहा, और किस हद से लेकर मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक आज दांता पहुँचा है? तो सर इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, दांता का इतिहास 375 साल पुराना है। और जो दांता का किला है, सबसे पहले वो बनाया गया था। और जो नीचे का गढ़ है, वो गढ़ एक आप कह सकते हैं कि जितने ठाकुर आए वो जैसे जैसे नीचे आए उन्होंने इसको डेवलप किया। सबसे पहले उदय सिंह जी यहाँ नीचे आए थे, उन्होंने उदय विलास भवन बनाया, बड़ा हॉल बनाया, मर्दाना महल बनाए। फिर प्रेम सिंह जी आए, उन्होंने जनाना रावला बनाया। फिर गंगा सिंह जी आए, उन्होंने बनाया। मदन सिंह जी आए, उन्होंने बनाया। तो ऐसे करके नीचे वाला जो गढ़ है ये उस हिसाब से डेवलप हुआ। बाकी जो ऊपर वाला गढ़ है वो 375 साल के आसपास का है, जब से दांता बसा था। अमर सिंह जी ने दांता बसाया था। दूसरी बात ये है कि दांता की सबसे बड़ी खासियत ये है, आपको शायद शाहरुख जी मालूम है या नहीं है, दांता एक पंचगिरी पर्वत के नाम से भी फेमस है। और पंचगिरी पर्वत इसलिए फेमस है कि यहाँ पांडव जब अज्ञातवास में थे तो यहाँ इन्होंने वास किया था। और अपने दांता के आसपास में आप देखें तो 5 पर्वत है। पंचगिरी का मतलब 5 पर्वत हैं। तो ये जो महाभारत में भी इसका एक प्रसंग है जिसमें ये लिखा गया है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास में पंचगिरी में निवास किया था। दूसरा, उन्होंने यहाँ सबसे बड़ा काम ये किया था कि आपको मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे मंदिर मिलेंगे जो ग्राउंड लेवल से 20 फुट नीचे हों। तो वो है हमारे यहाँ खेड़ापति बालाजी। खेड़ापति बालाजी का जो मंदिर है, जो मूर्ति है, वो पांडवों का बनाया हुआ है। पांडवों ने ही उसको मूर्ति को निकाला था, पर वो मूर्ति पूरी नहीं निकल पाई, इसलिए उन्होंने जहाँ थी वहीं पे उसको स्थापित किया और वो मंदिर बना दिया। इसलिए आप कभी गए हो तो आप देखना, जो खेड़ापति बालाजी का मंदिर है वो ग्राउंड लेवल से कम 20 फुट नीचे है। तो ये दांता का इतिहास है। यहाँ दांता में कई लड़ाई भी हुई, जयपुर से भी लड़ाई हुई, मराठाओं से भी हुई, और ग्वालियर सिंधियाओं से, नॉट मराठा, सिंधियाओं से हुई, और जयपुर से भी हुई। पर सब यहाँ शिकस्त खा के ही गए, कोई दांता को फतेह नहीं कर पाया। तो ये एक संक्षिप्त मैंने आपको दांता का इतिहास बताया है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दांता में ऐसा क्या था कि दांता का नाम दांता रखा गया? जैसे आप बता रहे हो कि पांडवों का यहाँ अज्ञातवास था तो पंचगिरी था, तो पंचगिरी से ये दांता नाम कैसे पड़ा? पंचगिरी कोई नाम नहीं था, ये एक एरिया था जिसमें 5 पर्वत थे, जिसका महाभारत में प्रसंग है। तो दांता इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ एक तलाई थी, दांतली तलाई,
और उसके आज भी अगर आपने इसका भौगोलिक आप देखें तो आप दांता में किधर से भी आए आपको ढलान मिलेगी, चाहे आप नायकों के मोहल्ले से आए, चाहे आप रामगढ़ की तरफ से आए, चाहे आप चेजारों के मोहल्ले से आए। सिर्फ एक जगह है जो रिंगस रोड है, वो पानी का आने का सोर्स था, तो इसलिए ये दांतली तलाई थी। फिर उसका धीरे धीरे होते होते दांता नाम हो गया। फिर जब प्रेम सिंह जी आए तो उन्होंने फिर ये तालाब बनवाया कि भाई गांव में पानी नहीं भरे, तो उसके लिए पक्का तालाब उन्होंने बनवाया और बनवा के पूरा पानी उधर डाइवर्ट कर दिया। तो आज पूरा गांव का पानी और पहाड़ों का पानी आता है, वो नाता तालाब में ही जाता है। और सर ऐसा भी कहा जाता है कि जो मतलब आपके पिताजी थे ठाकुर मदन सिंह जी, उन्होंने एक तलवार और एक दान में दिया था कि उससे लेकर भी वो भी इन्वॉल्व हुआ है इसमें जब से दातार दांता बनाया। नहीं, दांता का नाम तो मदन सिंह जी के जन्म से भी पहले, बल्कि मैं कहूँ कि जब दांता को अमर सिंह जी ने बसाया था उसी टाइम उन्होंने नाम दे दिया था। बाकी हाँ ये जरूर है कि मदन सिंह जी के नाम से दांता फिर बाद में बहुत फेमस हुआ और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में भी। जब 62 की चाइना वॉर हुई और हमारे पास संसाधन कम थे हिंदुस्तान के पास, तो एक मेनन साहब ने एक वो अभियान चलाया था कि भाई सभी राजा महाराजाओं से और दानदाताओं से पैसा इकट्ठा किया जाए। तो उस टाइम वो जयपुर भी आए थे, तो सभी ने अपने अपने योग्यता अनुसार दान दिया था। उस टाइम मेरे पिताजी ठाकुर मदन सिंह जी दांता ने 1 लाख रुपया एक सोने के मूठ की जो हमारे ठिकाने की तलवार थी वो, और उससे भी सबसे बड़ा उन्होंने जो दान किया देश के लिए वो था अपना सबसे बड़ा पुत्र, वो भी बिना किसी सैलरी के, और देश की सेना के लिए उन्होंने दान किया था, जिसका उस टाइम बीबीसी ने भी उल्लेख किया था, अपनी न्यूज़ में उसको चलाया था। हाँ, इसलिए दांता को आज की तारीख में जो लोग जानते हैं तो वो मदन सिंह जी दांता के नाम से जानते हैं। और मदन सिंह जी ने भी अपने नाम के आगे कभी शेखावत या वो नहीं लगाया, उन्होंने वो गांव का नाम ही लगाया, और वो भी हम भी वही लगाते आ रहे हैं आज भी। जी सर, आज तक उन्होंने भी दांता, तो सर मैं ये जान सकता हूँ कि आज अपना जो दांता एक गांव है, आपको क्या लगता है कि एक आप दांता के एक मालिक हो, ठाकुर हो दांता, क्या आपको क्या लगता है कि अपना इस दांता में इस चीज़ की कमी है या इसका अभाव है, ये अपने दांता में कमी है आपके दायरे में कि ये होना चाहिए? देखिए शाहरुख जी, दांता अब काफ़ी बड़ा कस्बा हो गया है, नगर पालिका भी हो गई है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से अभी भी दांता पूरा डेवलप नहीं है। जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए दांता का, जैसे सीवरेज लाइनें हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन है, तारों को अंडरग्राउंड करना है, तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ दांता में। पानी तो आपको सबको मालूम है कि भाई बाहर से आता है, बहुत दूर से, 16 किलोमीटर दूर से आता है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। इसकी तरफ अभी तक ना तो जनप्रतिनिधियों ने कोई ठोस कदम उठाया आज दिन तक, ना प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। तो ये चीज़ होनी चाहिए, और ये जब भी हो सकती है जब कि तरीके के जनप्रतिनिधि आए जिनको खुद को ये मालूम हो, उनका खुद का विज़न हो कि हमको गांव के लिए क्या करना है। तो सर गांव के लिए तो वही कर सकता है जो गांव से जुड़ा हुआ है और गांव से निकला है, या फिर वो गांव के बारे में सब कुछ जानता हो कि मेरी जनता किस प्रकार से। गांव के सभी लोग जानते हैं, गांव में रहते हैं तो गांव के लोग तो जानते हैं कि वो खुद भी भुक्तभोगी हैं, पर उनका विजन नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बाहर का कोई आकर जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं वो काम? नहीं, देखिए दांता प्रॉपर की आप बात करें तो कोई बाहर का नहीं आता है। रही बात तहसील की, तो तहसील में तो नेचुरली तहसील का ही आदमी आता है, और कई टाइम हमने संघर्ष किया जी, तो हमने बाहर के आदमी के लिए अलाउ ही नहीं किया था, इसलिए तहसील के आदमी को टिकट मिला। अब वो हारे या जीते वो एक अलग बात है, पर था तहसील का, इसलिए हमने उस चीज़ को, परिपाटी को तोड़ा कि अब की बार हमको
स्थानीय आदमी चाहिए और स्थानीय आए, गजानन जी आए थे। सर राजनीति में भी तो आपका भी तो अनुभव रहा है, आपका भी इंटरेस्ट है राजनीति में। आपने पहला कदम कैसे रखा और आपने किस हद तक इसमें मेहनत की और क्या रिजल्ट मिला आपको? देखिए, राजनीति में मैं 80 के दशक में भी था, जी कुछ टाइम रहा और उस टाइम युवा राजनीति किया करता था। फिर बाद में नेचुरली रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर चले गए। फिर जब वापस आया तो हमको फादर ने, स्वर्गीय ठाकुर मदन सिंह दांता ने एक ही बात कही थी कि अगर मेरे 5 पुत्रों में से किसी को भी राजनीति में आना है तो ये सोच के आना है कि जैसे मैंने गांव के लोगों को अपने बच्चे की तरह पाला, तहसील के लोगों को अपने बच्चे की तरह रखा, अपने परिवार की तरह रखा, 36 कौम को, तो वो अगर तुम्हारे भावना हो तुम राजनीति में आना। अगर तुमको पद की लालसा हो या तुमको कुछ पैसा कमाने के लिए तुम राजनीति में आते हो तो भी राजनीति में आके मेरा नाम खराब मत करना। फिर हम धीरे धीरे, पहले मेरे बड़े भाई साहब ओमिंदर सिंह जी राजनीति में थे, फिर उनके एक्सपायर होने के बाद में मैं सक्रिय राजनीति में आया। और आज मेरी यही भावना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपने देखा होगा आजकल राजनीति इतनी गंदी हो गई है जी कि आप किसी के पास जाओ तो वो बोलेगा कि साहब तूने मेरे को वोट थोड़ी दिया था। पर ये राजनीति ना मैं करता हूँ, ना मेरे फादर ने हमको सिखाई। मेरे पिताजी भी हर टाइम ये कहते थे कि वोट चले गए उसके बाद में सब अपने। तो मैं भी आज भी मेरी तरह से पूरी कोशिश करता हूँ कि लोगों की, जनता की सेवा करूँ। जो भी लोग मेरे पास आते हैं, काम के लिए आते हैं, उनके साथ जाता भी हूँ। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि तुमने मेरे को वोट नहीं दिया या तुम मेरे साथ नहीं रहे इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। क्योंकि जनप्रतिनिधि, चुनाव के बाद में जनप्रतिनिधि पूरी जनता का होता है, चाहे वो हारे या जीते। तो इसलिए मेरी भी यही सोच है जो हमको हमारे पिताजी ने सिखाई थी और अभी तक तो कर रहे हैं, आगे देखो क्या होता है। सर आप कह रहे हो कि मतलब, तो फिर दांता के अपन बात करें तो दांता के लोगों में किस चीज़ का अभाव है? समझता का अभाव या फिर कुछ और ही चाहते हैं कि आपने इलेक्शन लड़ा भी और बहुत काफ़ी दांता का आपको प्रेम भी मिला, कुछ ही मतलब पास जाकर आप रह गए, तो इसके बारे में आप किसको मानना चाहते हो कि इसमें या तो अपनी कमी रही है फिर दांता के लोग, कुछ इसके बारे में? देखिए, चुनाव में आप कमी तो क्या निकालेंगे, पर हाँ इतना जरूर है कि जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा बहुत जातिवाद भी हो जाता है, थोड़ा अपना पर्सनल वो भी हो जाता है, कुछ नैरेटिव फैलाए जाते हैं। तो अब की बार मैंने इन चुनावों में वो नैरेटिव्स को सबको तोड़ा है। तो अब ये तो देखिए, जनता जनार्दन है, जिसको जिता दे और हरा दे उसको हरा दे। मेरा मतलब मैं इस चीज़ से कभी, मेरे को ये निराशा नहीं हुई कि मेरे को दांता की जनता ने मुझे हरा तो दिया पर आज भी मुझे अपने सरांखों पे बिठाती, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो सर हार जीत तो कोई मायना नहीं रखती, तो इसी को लेकर आपने आगे आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या सोचा है कि वापस एक बार इस फील्ड में उतरोगे या? देखिए, जब तक जनता चाहेगी मैं जनता की सेवा के लिए तत्पर हूँ। अब इलेक्शन आते हैं, क्या आता है उसमें, क्या कौन सी सीट आती है, किसकी आती है, वो तो अलग बात है। बाकी चाहे मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, हाँ। पर दांता की जनता के लिए मैं समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। सर आपका दांता के प्रति बहुत ही अच्छा समर्पित रहा है और समर्पण रहे हो आप, और देखने को मिला है कि आज भी कई लोगों में अगर बात करें कि पूरे हिंदुस्तान में, जैसे भी बता रहे हो कि दांता एक मशहूर गांव के नाम से रहा है और आज भी दांता का ठरका चलता है। तो सर आपकी जो व्यावसायिक लाइफ है वो कैसी रही है बचपन से लेकर आज तक? देखिए, व्यवसाय की जहाँ तक बात है तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ठाकुर मदन सिंह जी दांता ने इस ओर कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कोई
बिजनेस करना है, या पहले आर्मी में रहे तो देश सेवा में रहे, फिर राजनीति में आ गए तो भी जनता की सेवा में रहे, फिर हम बड़े हुए तो हमारे पास दांता में तो कोई सोर्सेज थे नहीं, और आज भी नहीं है दांता में सोर्सेज। सब ब्रदर्स ने अपना अपना व्यवसाय करने के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं भी गया, मैं बाहर विदेश में भी रहा 12 साल, फिर आए तो अब थोड़ा सेटल हैं। जयपुर में थोड़ा बहुत व्यवसाय है, बाकी दांता में सिर्फ इसलिए आता हूँ कि जनता की सेवा करना है, जनता के लोगों से मिलना है, जनता के सुख दुख में साथ दूँ। मेरा दांता आने का और दांता रहने का सिर्फ एक ही ध्येय है, और कोई मेरा यहाँ कोई व्यवसायिक कोई नाता नहीं है यहाँ से। मतलब आज भी अपनी इस जन्मभूमि से लेकर आप इतने जुड़े हुए हो, पूरा जुड़े हो। बहुत अच्छी बात है सर, वरना तो लोग भूल जाते हैं अपनी जन्मभूमि को, व्यवसाय जहाँ चल रहा है वहीं लोग रहते हैं। सर आपकी जो बात करें अपन पारिवारिक लाइफ, और मैं आपको बीच में एक बात और बता दूं जी, कि 4 त्योहार ऐसे हैं, जब मैं विदेश में था तब भी और आज मैं कहीं पे भी रहूं तब भी, होली, दिवाली और 2 ईद, इन पे मैं दांता में ही रहता हूँ। मेरी 99.9% कोशिश होती है कि इन 4 त्योहारों पे मैं दांता में ही रहता हूँ। और आपको भी मालूम है, आप दांता के हो तो आप भी देखते होंगे, तो ये 4 त्योहार तो मैं विदेश में था तब भी और आज भी दांता की ही करना पसंद करता हूँ, ताकि लोगों से मिलना जुलना होता है, एक दूसरे की सुख दुख में बातें होती है, तो ये एक अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दांता से जुड़ा हुआ हूँ, दांता का बेटा हूँ। खुशियाँ अपनों के साथ बांटना चाहते हो कुल मिलाकर, ये बहुत ही अच्छा। सर सर पारिवारिक लाइफ की अगर अपन बात करें तो आपका हर एक की पारिवारिक लाइफ, पर्सनल लाइफ होती है, तो सर आपकी कैसी लाइफ रही होगी? आपने भी ज़िंदगी में कई दौर देखे हैं, जनता के प्रति, गांव के प्रति, अपने घर के प्रति और खुद की पर्सनल लाइफ के प्रति। सर उनको आप कैसे बयां करना चाहोगे? देखिए, पारिवारिक लाइफ बचपन में तो फिर बड़ी अच्छी रही थी, और हम थोड़ा उदंड टाइप के लोग थे बचपन में, और पर बाद में जाके जब थोड़ा बहुत समझदारी आई तो फिर ये लगा कि हमको कुछ करना चाहिए। आप ताजुब करेंगे कि 1979 में मैं 7 रुपये दिन की नौकरी की मैंने, 210 रुपये महीने की, वो मेरी नौकरी की स्टार्टिंग थी। और जिनके साथ मैं काम करता था उनके साथ ही फिर 3 महीने में उन्होंने मेरे 5,000 रुपये महीने कर दिए थे, जो कि 79-80 में 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। पर मेन चीज़ क्या होता है, मैं आज के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमको पहली नौकरी में ही कोई 50,000 रुपये दे दे। आज मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे लिए 7 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी बात थी, पर मैंने किया कि मैं खुद करूँगा काम, मैं अपने आपको प्रूव करूँगा, तो यही जो एम्प्लॉयर है ये मेरे को सैलरी ज़्यादा देगा। हम काम करना नहीं चाहते, पहले ही हमको स्टार्टिंग से ही 50,000 रुपये दे दो, तो ऐसे नहीं होता। आप एक बार नौकरी में घुसो, आपको जो भी ऑफर मिले, हाँ ये आप देखो कि आपको आपके हिसाब से इज्जत की नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही। पैसा इज़ नॉट ए मेन थिंग। मेन चीज़ है कि आपको अपने हिसाब से नौकरी मिल रही है, आपके इंटरेस्ट की नौकरी है कि नहीं। पैसा मत देखो, पैसा तो आप में एबिलिटी होगी तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, वरना उसको लगेगा कि ये छोड़ के चला जाएगा। तो अपने आप को प्रूव करो और संघर्ष करो, तो आगे जाके फिर धीरे धीरे हम बाहर भी गए, 2-3 लाख रुपए महीने के भी कमाए। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार जब स्टार्टिंग होती है, तो मैं युवाओं को स्पेशली कहना चाहता हूँ आपके चैनल के, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, कि हर युवा ये सोचता है हमको गवर्नमेंट सर्विस मिले। गवर्नमेंट कितने लोगों को सर्विस देगी? आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आप अपना काम करिए। आज तो इतना हो रहा है स्टार्टअप में है कि आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको बिना ब्याज के ऋण भी मिल रहा है।
पर हर आदमी सिर्फ एक ही बात करता है, रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है का मतलब गवर्नमेंट का रोजगार नहीं। तो सब गवर्नमेंट में तो नहीं जा सकते, ना गवर्नमेंट सबको ले सकती है। आज 140 करोड़ की जनता है, कितने लोगों को लेगी गवर्नमेंट? तो युवाओं को ये चीज़ सोचना चाहिए, जो जॉब मिले उसको करो, जो भी व्यवसाय करना है वो करो, उसमें आगे आओ और मेहनत करो। सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। बहुत ही अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आज आप आए और अपना अमूल्य समय दिया। मैं फिर एक बार आपको तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद, शुक्रिया सर। आपने मुझे मौका दिया कि मैं मेरे विचार जनता के सामने रखूं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपका चैनल फले फूले, और आप क्योंकि मेरे गांव के बच्चे हो, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप आगे से आगे उन्नति करें और ऑल इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपका नाम हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।